हेलो फ्रेंड्स। आज हम पॉलिटी का सेकंड लेक्चर देखते हैं। इसमें हम क्राउन रूल 1858 से 1947 तक हम इसको कवर करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हमने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल को हमने कवर करा था, ठीक है, जो कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1853 के चार्टर एक्ट तक था। ओके, नाउ वी हैव टू स्टार्ट इट। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, क्राउन रूल 1858 से 1947 तक। ओके, अब हम इस बैकग्राउंड देख लें। क्राउन रूल का बैकग्राउंड क्या है? सबसे पहले हमें ये पता होना ज़रूरी है कि आखिर क्राउन रूल आया क्यों था। बैकग्राउंड, इसके 3 कारण थे। एक तो करप्शन बढ़ गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर, करप्शन। सेकेंड रीज़न इज पावर प्रेशर, जैसे कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गया था, जिससे कि गवर्नमेंट जितने भी गवर्नर्स थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडिया के अंदर, उनके बीच में पावर डिसल स्टार्ट हो गया था, ठीक है। और नवाब्स की मतलब कि नवाब भी उनकी बातें नहीं मान रहे थे, जितने भी राजा महाराजा थे। तो पावर प्रेशर। थर्ड नॉन इज, इसका मेजर रीज़न था रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। ये हम बैकग्राउंड के अंदर कंसिडर करते हैं। अब हम पहले एक्ट के बारे में देखते हैं। पहला एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसमें क्या क्या निर्णय लिए गए भाई? फर्स्ट टाइम अबॉलिश कर दिया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ओके, इंडिया के अंदर। देन इसमें एक ऑफिस क्रिएट करा गया, क्रिएशन ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ओके, इसका ऑफिस कहाँ था? ये था लंदन में। कहने का मतलब ये है, जो पहले सीधा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करती थी, वैसा कुछ नहीं था। ये है हमारा लंदन, समझ लो इसे कि ये हमारा लंदन, ये है हमारा क्राउन, ओके, ये है हमारा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और ये हमारा इंडिया। यहाँ बैठा है हमारा गवर्नर जनरल, ठीक है। पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पहले जो थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का डायरेक्ट कंट्रोल हुआ करता था गवर्नर के ऊपर। मतलब कि ये जो निर्देश देती थी, गवर्नर उसे फॉलो करता था। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एबॉलिशन के बाद, मतलब कि जब उसको ख़त्म कर दिया गया, तब जो क्राउन था, क्राउन का डायरेक्ट कंट्रोल एसओएस पे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पे, एंड एसओएस का डायरेक्ट कंट्रोल था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, और जाहिर सी बात, जब अबॉलिश करेंगे बीईआईसी को, तो हमारा बीओसी जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था,
ये दोनों ऑटोमेटिक अबॉलिश हो गए, ठीक है। और इससे एक और काम करा गया कि भाई जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था ना, उसको हटा करके उसके पद का नाम बदल करके उसको वायसराय कर दिया गया, वायसराय। ये सारा मैंने नोट्स में दे रखा है, आप इस नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। उस चैनल का टेलीग्राम चैनल से, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, ओके। वहाँ पे इस नोट्स को मैंने आपको दे रखा है, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब हमने ये वाला एक्ट देख लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब हम देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट, सेकेंड हम देखेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। और हाँ, इसमें एक और बात, जो ऐसा पूछा जा सकता है प्रीलिम्स के अंदर कि फर्स्ट वायसराय कौन था, तो हमारा था कैनिंग, CANNING, कैनिंग, ओके, याद रखना इस चीज़ को। अब हम सेकंड देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का, ठीक है। इसमें भाई डिसीजन लिया गया, वो डिसीजन था कि फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियंस को लेजिस्लेचर के अंदर एंट्री मिल गई। इंडियंस पार्टिसिपेट इन लेजिस्लेशन। अभी भाई लेजिस्लेशन होता क्या है, जो हमारी सरकार अभी करंट में चल रही है, इसका एक लेजिस्लेशन है। लेजिस्लेशन का कार्य होता है कानून को बनाना, कानून बनाती है, ओके, ठीक है। और पास कौन करवाता है उसको, मतलब कि उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करती है। उस समय एग्जीक्यूटिव का कोई वो रोल उतना नहीं था। तो भाई इस एक्ट से इंडियन को पार्टिसिपेट करने के लिए एंट्री मिल गई लेजिस्लेशन में शामिल होने के लिए। तो फर्स्ट टाइम 3 इंडियंस, इसको याद रखना, कौन कौन सा। पहला है किंग ऑफ बनारस का राजा। सेकंड है महाराज ऑफ पटियाला। और थर्ड है हमारा सर दिनकर। इनको नॉमिनेट करा गया किसमें, लेजिस्लेशन में, ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड एक्ट के बारे में, जो कि है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट। काउंसिल समझ गए, लेजिस्लेशन से रिलेटेड है। इसमें कुछ नहीं करा गया, इसमें बस जस्ट एक डिसीजन लिया गया भाई कि इंक्रीज़ कर दिया गया। पहले 3 थे तो इस नंबर को इंक्रीज़ कर दिया गया। इंक्रीज द नंबर ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स in central and provincial legislature, ओके। अब हम देखते हैं जो हमारा फोर्थ एक्ट है, फोर्थ नॉन इज इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ओके। अब इसको हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जानते हैं, आप जानते होंगे अगर आपने बुक पढ़ी है स्पेक्ट्रम, तो उसमें ये दे भी रखा है। और ये जो हमारा पॉलिटी लक्ष्मीकांत का फर्स्ट चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसमें भी इस डिटेल को दे रखा है। इसको हम आल्सो नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म,
मॉर्ले कौन है हमारा? ये हमारा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और ये हमारा वॉइस रॉय, ठीक है। और इसकी मिंटो की खास बात है, जिसको हम फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी बोलते हैं, ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। कम्युनल इलेक्टोरेट से मतलब सिर्फ इतना सा है कि कम्युनल मतलब कि कम्युनल बेसिस पे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के बेसिस पर उनको प्रतिनिधित्व देना सरकार बनाने के अंदर, ठीक है। मतलब कि उनका भी कुछ रोल रहेगा, जैसे आज जो रोल है ना, जैसे कि कुछ परसेंट्स ऑफ शेयर्स, कुछ परसेंट सीट्स मुस्लिम के लिए, कुछ परसेंट सीट सिख्स के लिए, ऐसे करके डिवाइड होती है ना संसद के अंदर। तो उस तरीके से फर्स्ट टाइम कराया गया था ये मिंटो के द्वारा, कम्युनल इलेक्टोरेट लाया गया था। किसको दिया गया था कम्युनल इलेक्टोरेट? मुस्लिम के लिए खोल दिया गया था। अलग निर्वाचन मतलब कि सेपरेट बना देगी उसको इलेक्टोरेट। तो इसमें एक और काम हुआ था, सजेंद्र प्रसाद सिन्हा became first member in executive council of viceroy। इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वाइस मेंबर बने थे सजेंद्र प्रसाद सिन्हा, और जितने भी अभी तक काम हो रहा था वो सब लेजिस्लेशन के ऊपर हो रहा था। देख लीजिए आप, यहाँ पर भी लेजिस्लेशन है, ठीक है, यहाँ पर भी लेजिस्लेशन है, लेकिन एग्जीक्यूटिव फर्स्ट टाइम, इसलिए बोला फर्स्ट टाइम सजेंद्र प्रसाद सिन्हा को मेंबर बनाया गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल का। ओके, अब हम देखते हैं पांचवा हमारा जो एक्ट है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म। वही हमारा, ये हमारा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये हमारा वाइस रॉय। इस एक्ट को लाया इसलिए गया था क्योंकि इंडियंस की डिमांड उठ रही थी भाई कांग्रेस की कि हमें मतलब कि हम भी सरकार चला सकते हैं, हमें खुद का लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो इसमें ये डिसीजन लिया गया कि हम आपको क्रमिक रूप से टू गिव ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल सेल्फ गवर्नमेंट। सेल्फ गवर्नमेंट की अवधारणा यहाँ से निकली। सेल्फ गवर्नमेंट, ओके। इस एक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट काम करे गए थे। फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराया बाई कैमरलिज्म को। बाई कैमरलिज्म जस्ट आज जैसे लोकसभा और राज्यसभा होती है ना, तो उस समय भी बाई कैमरलिज्म को इम्प्लीमेंट करा गया एट द सेंटर। आज भी आप देख लीजिए कि सेंटर में केवल बाई कैमरलिज्म है, बाकी 6 स्टेट्स के अंदर भी बाई कैमरलिज्म आपको देखने को मिलता है। बाई कैमरलिज्म मतलब कि ये होगी हमारी काउंसिल और ये हमारा मतलब असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये हमारे आज 6 राज्यों में भी देखने को मिलती है, ठीक है। और इस एक्ट में एक काम और किया गया, डायरकी इंट्रोड्यूस कर दी गई भाई प्रोविंशियल लेवल पे। डायरकी इंट्रोड्यूस एट प्रोविंसेस, ठीक है। डायरकी का मतलब जस्ट ये है कि भाई 2 सब्जेक्ट बनाए गए, 2 सब्जेक्ट्स। एक हो गया हमारा ट्रांसफ़र और एक हो गया हमारा रिजर्व। ट्रांसफ़र सब्जेक्ट में बहुत ही नॉमिनल
चीज़ें रखी गई, जैसे कि भाई बहुत ही नॉमिनल चीज़ें जो ब्रिटिश चाहते नहीं थी करनी, हम इसको करें, तो उस पर कंट्रोल दे दिया गया इंडियंस को। और जो रिजर्व बैंक थे, जैसे कि वेट एंड मेजर्स हो गया, आपका पुलिस हो गया, लैंड हो गया, टैक्स हो गया, ये सब इस सभी का फुल कंट्रोल वाइसरॉय के हाथ में ही था। और इसमें एक काम और करा गया, एक्सटेंशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। पहले कम्युनल इलेक्टोरेट केवल मुस्लिम के लिए था, लेकिन अब इसे और खोल दिया गया, इसकी बढ़ा करके इसमें 6 नए कम्युनिटीज़ को और इसमें जगह दिया गया। पहले को सिख, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियन और इंडियन, एंड मुस्लिम्स तो है ही ऑलरेडी इसमें इंक्लूड, ठीक है। और जैसे कि 1858 के एक्ट के अंदर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऑफिस को स्थापित किया गया था, इसके अंदर, इस एक्ट के अंदर भी हमने एक नए ऑफिस को क्रिएट कराया था लंदन के अंदर। दिस एक्ट क्रिएटेड ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया in London to represent Indian interest, ठीक है, इन यूके यानी कि लंदन। ओके, अब हम ये हमने समझ लिया। और इसमें एक काम और कराया गया था भाई, एक्वार्ड समिति की रिकमेंडेशन पर फर्स्ट टाइम सेपरेट करा गया भाई यूनियन बजट और स्टेट बजट को, और आपको ये पता होगा कि ये जो बात बोली, ये जो यहाँ पर लिखा है कि ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करेंगे रिस्पॉन्सिबल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, तो इसको निरीक्षण करने के लिए साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन इसका फुल बॉयकॉट हुआ भाई इंडिया के अंदर। और क्यों हुआ था बॉयकॉट? क्योंकि भाई इसमें सारे सदस्य थे, ऑल मेंबर्स आर ब्रिटिश। इसमें एक इम्पोर्टेंट घटना घटी थी भाई, लाठीचार्ज। जब बॉयकॉट चल रहा था तो लाठीचार्ज करा भाई ब्रिटिशर्स ने, तो उसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी लाठीचार्ज से, ठीक है। और ये एक सब हो रहा है 1927 में। 1928 में 1928 HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई भाई। जस्ट नाम चेंज करा गया था, पहले था HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, यहाँ पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट शब्द को जोड़ा गया और रिपब्लिक एसोसिएशन सेम का सेम रहा, ठीक है। इसके भाई मेंबर्स कौन कौन थे? 3 इंपॉर्टेंट मेंबर आप याद रखना, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह एंड सुखदेव थप्पड़।
भाई ये सब काम जब हो रहा था तब एक और हमारी नई कम्युनिटी खड़ी हुई कि हमें भी भाई लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में हिस्सा दीजिए। वो थी दलित की डिमांड थी कि भाई कम्युनल इलेक्टोरेट को हमारे लिए भी खोला जाए। तो इसलिए ब्रिटिश पीएम, तो यहाँ पर कम्युनल अवार्ड आया 1932 में। ठीक है, इसको कौन लेके आया था भाई? ब्रिटिश पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड। इसने करा था भाई एक्सटेंशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट फ्रॉम दलित। फ्रॉम दलित के लिए वही कम्युनल इलेक्टोरेट को एक्सटेंड कर दिया गया। बट यहाँ पर भाई कांग्रेस को लगा कि भाई ये तो पूरी कम्युनिटी ही बट जाएगी ऐसे तो इसलिए कांग्रेस ने एक कांग्रेस पूना समझौता लगा दिया, पूना समझौता। इसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं, पूना पैक्ट। इसमें भाई ये निर्णय लिया गया कांग्रेस के द्वारा कि हम शेड्यूल कास्ट मिनिस्टर को भी उसमें संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखेंगे और दलितों के लिए भी स्थान आरक्षित कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये किसके बीच में हुआ था? बिटवीन कांग्रेस एंड दलित। ठीक है, अब भाई हमारा सेकंड लास्ट एक्ट आता है, वो है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बहुत इम्पोर्टेंट। इसमें काफ़ी से इम्पोर्टेंट काम करे गए थे। पहला, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई थी भाई, ऑटोनॉमी मतलब कि अब प्रोविंशियल लेवल पर इलेक्शन होते थे, प्रॉपर इलेक्शन। सेकेंड, फेडरल स्ट्रक्चर हमारा कहाँ से आया है? इसी एक्ट से आया है। फेडरल स्ट्रक्चर इतना हार्ड एंड फास्ट कोई शब्द नहीं है, इसमें जस्ट ये आप ये समझ लीजिए। फेडरल स्ट्रक्चर कहने का मतलब ये है कि जैसे प्रोविंशियल लेवल पे और जैसे आज को देखते हुए चलते हैं हम कि हमारा स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट है और एक सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट है। तो इसमें क्या होगा, जब भी इमरजेंसी इम्पोज करेंगे या फिर कुछ भी विपदा वगैरह आएगी तो फिर हमारा संसद ही सारे कानून बनाता है। जब भी हमारा एक्सटर्नल एग्रेशन के थ्रू या फिर कोई वित्तीय आपात आता है तो फिर हमारे सारे कंट्रोल हो जाता है सेंटर के पास। ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर का मीनिंग जस्ट यही है। और इसमें फर्स्ट टाइम बाई कैमरल लेजिस्लेचर को इंट्रोड्यूस करा गया सेंटर के अंदर। पहले क्या था, यहाँ पर देखेंगे बाई कैमरलिज्म आया था 1909 के एक्ट के अंदर। 1909 के एक्ट के अंदर बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस करा गया था। सेंटर के अंदर। ठीक है, यहाँ पर भी बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस करा गया सेंटर के अंदर। और एक फेडरल कोर्ट की स्थापना करी गई भाई 1937 में। आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ। आरबीआई आया भाई 1935 में। जो हमारी आज 7 शेड्यूल है जिसमें 3 लिस्ट है, स्टेट, सेंटर एंड कॉन्करेंट लिस्ट। इसका प्रावधान भी इसी एक्ट से लिया गया है। ठीक है, इसे आप याद रखना, पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में। तो फिर इसमें क्या कहने का मतलब है, 3 लिस्ट को इंट्रोड्यूस करा गया। 3 लिस्ट फेडरल, प्रोविंशियल एंड कॉन्करेंट। और भाई इसमें एक और काम करा गया कि डायरकी जो पहले प्रोविंसेस में थी ना, डायरकी एट प्रोविंस
इसको ख़त्म कर दिया और इंट्रोड्यूस कर दी सेंटर के अंदर डायर के समझा चुका मैं आपको पहले ही, ठीक है। और यहाँ पर एक और काम किया गया भाई, इस्टेब्लिश करा गया ऑल इंडिया फेडरेशन को, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन। तो ये हमारा भाई ये हमारा सेकंड लेक्चर ख़त्म हो गया। इसका पार्ट 1 हमने कल देखा था और इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का पार्ट 2 हमने आज देखा क्राउन रूल से। इसमें पहला एक्ट आया आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 एंड फिर साइमन कमीशन आया 1927 में, HSR की स्थापना 1928 में, कम्युनल अवार्ड आया 1932 में, फिर पूर्ण समझौता हुआ बिटवीन कांग्रेस मिनिस्टर्स एंड कॉलेज के बीच में, फिर आखिर फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया। तो ये था हमारा सेकंड लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इस नोट्स को मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।